सर, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, तो मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि सोशियोलॉजी में हमने ये देखा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और पब्लिक में ना, कि मतलब टेक आप जैसे कर रहे हो तो आप गेन भी कर रहे हो। तो ये यहाँ पे मुझे इसका कॉन्सेप्ट सर क्लियर नहीं हुआ, अगर आप एक लाइन में इसको क्लैरिफाई कर दें। बेसिकली तो चूंकि ये इंटरलिंक्ड है सोशियोलॉजी के साथ, उसी कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा बहुत ये मतलब सोशियोलॉजी में तो बेसिकली आप सोसाइटी की स्टडी करते हैं ना, तो उस वजह से आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। इसमें बेसिकली सिर्फ इस हद तक है कि अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो है तो यही ना कि बेसिकली आपने अपने जो ह्यूमन बीइंग्स वर ऑल फ्री, ठीक है, लिबर्टी के ऊपर उनकी उनकी आज़ादी या उनके राइट्स के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं थी पहले। क्यों? क्योंकि कोई लॉज एग्जिस्ट नहीं करते थे, कोई गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। हर बंदा अपने काम में आज़ाद था। माइट वॉज राइट, माइट इज राइट का प्रिंसिपल जो है वो एक्सरसाइज होता था। उस बेसिस के ऊपर क्या था कि क्राइम को उस तरह से मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता था, और क्राइम बहुत ज्यादा था। तो वो जो फिर थॉमस हॉब्स की थ्योरी पे अगर आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ह्यूमन बीइंग्स वर वेरी वायलेंट इन नेचर एंड वेरी ब्रूटिश इन नेचर। उस वजह से उसको अपनी, अगर एक इंसान ने अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को अगर प्रोटेक्ट करना था दूसरे के ब्रूटिश और सेल्फिश बिहेवियर से, तो उसने क्या किया कि उन्होंने अपने ऊपर एक सॉवरन क्रिएट कर दिया। ठीक है, सबने मिलके एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया उस सोसाइटी के लोगों ने, और उसके ऊपर एक सॉवरन क्रिएट कर दिया। और सॉवरन ने क्या किया कि वो ही वाज अल्टीमेटली, जो वो सॉवरन था उसके ऊपर ऑल पावरफुल था, और उसने कुछ राइट्स और लिबर्टीज को आपकी क्या किया, कर्टेल किया, लेकिन एज अ रिजल्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। तो ये भी तो क्राइम से एक तरह से रिलेट कर रहा है। जैसा आप लोग अपने फंडामेंटल राइट्स जब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वैसे तो वो अनब्राइडल्ड है ना, कि अगर आप कुछ भी कहना चाहें तो आप कह तो सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कहते? क्यों? क्योंकि लॉ ने उसके ऊपर लिमिटेशंस क्रिएट कर दी। वो लिमिटेशंस क्यों क्रिएट की गई हैं? ताकि दूसरों के राइट्स जो हैं वो उससे इफेक्ट ना हो, जो सोसाइटी है उसके अंदर कोई क्योस या जो है ना, एक तरह से अफरा तफरी का आलम ना फैल जाए, कोई जो है ना वायलेंस बहुत ज्यादा ना हो जाए। आप अपने उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए किसी के जैसा आप देखें ना, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए आप कोई ऐसी बात कर देते हैं विच इज समहाउ कवर्ड इन अ ब्लास्फेमी, ठीक है, कुछ ब्लास्फेमस आप बात कर देते हैं, तो क्या होगा उसके रिजल्ट में? अगर अगर सोसाइटी खुद एक्शन, वो जो गवर्नमेंट है वो एक्शन नहीं लेगी, तो पब्लिक एक्शन लेगी, और पब्लिक जब एक्शन लेगी तो एज अ रिजल्ट क्राइम रेट जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो वो जो हमारी लॉज, जो क्रिमिनल लॉज है ना, उसको एक लेके हमारी जो एक रिस्पेक्ट है उनको लेके, और एक उनके ऊपर एक बिलीफ है, दिस इज, या हमारे जो जितने भी लॉज हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको जो, उनका जो कनेक्शन है उसको जो हम मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, दिस इज ऑल रूटिंग इन दी सो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमारा एक सोसाइटी के साथ एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, इसलिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल सोसाइटी हम क्या करते हैं कि हम उन लॉज को मानते हैं, ताकि क्राइम रेट या क्रिमिनल जो क्राइम रेट है वो कम हो, या उसकी इस तरह से मतलब उससे साथ कनेक्ट करते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं हम, ब्रेक का टाइम। ओके सर, थैंक यू। टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है जी, इसमें जीएम साइक्स एंड डी मैट्जा 1957 की थ्योरी है इनकी। Yet another version of social control theory known as techniques of neutralization, ठीक है, या न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी इसको कहते हैं। यूथ loses self control and engage in criminal behavior because they are able to self rationalize and justify their activities। अब वो कहते हैं कि जो ये आप देखेंगे कि इन सारी थेरीज का जो सबसे ज्यादा फोकस है ना, वो है अर्ली एजेस के ऊपर।
अर्ली एजेस से मुराद है कि एक तो आपका चाइल्डहुड है ना, जब आप बच्चे होते हैं, चले उस हद तक भी, फिर उससे ज्यादा जो क्रिटिकल जो एज होती है ना आपकी, उसको कहते हैं अडोलेसेंस की एज। अडोलेसेंस की एज आपकी जो है ना, वो 11 12 या 13 साल से शुरू होती है, और वो फिर आपकी अडल्टहुड तक जाती है 18 19 तक। तो वो जो आपकी एडोलेसेंस की एज होती है ना, उसके दौरान क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करते हैं और क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त जो है ना, एक तरह से अपनी होश संभालने वाला एलिमेंट होता है आपका, और आप खुद से सोचना शुरू करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो आप खुद से उनकी रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं कि वाई आई एम डूइंग डूइंग दिस, इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो आप अपनी खुद ही एक लॉजिक बना लेते हैं कि इट इज राइट अकॉर्डिंग टू माई रैशनलाइजेशन और माई लॉजिक। ठीक है, और उसकी जस्टिफिकेशंस बना लेते हैं विच अफेक्ट्स देयर बिहेवियर, और वो उसके बिहेवियर को वायलेंट या क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जो है वो ले जाता है, अगर आप उसको न्यूट्रलाइज ना करें, वापस उनको जो है ना गुड, वो जो एक्सट्रीम पे जाने लगे हैं उनको वापस उनकी काउंटर करके समझा के उनको वापस न्यूट्रलाइज ना करें। Most youth are fully aware and understand the moral implication of criminal behavior, and they believe for the most part in moral standards and laws of the society. ठीक है? कि मोस्टली जो यूथ होते हैं वो वैसे तो अवेयर होते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं मॉरल इम्प्लीकेशंस को, और वो जो है इसीलिए मॉरल जो लॉज होते हैं और मॉरल स्टैंडर्ड्स और लॉज ऑफ सोसाइटी होते हैं उनके अंदर भी बिलीव करते हैं। The majority of these youth felt shame and remorse over their actions. अब क्या होता है कि अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उनके अंदर एक शेम और रिमोर्स वाला अपने पछतावे का एलिमेंट, शर्म का एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा हो। लेटर एड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट टू द थ्योरी। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है कि वो क्या करते हैं कि वो स्वे करते हैं, वो जो है ना उस अच्छे बिहेवियर से, मतलब कभी वो पछतावे के एलिमेंट में चले जाते हैं कि कभी वो गलत काम कर लेते हैं, और गलत काम करने के बाद फिर उसके बाद वो वापस उस पर शर्मिंदा और हो जाते हैं। ठीक, तो बेसिकली उसका फोकस क्या है, इज टू न्यूट्रलाइज देयर रिएक्शन। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन उस पर फोकस करो। He suggests that youth drift between conformity and deviance, and do so because they are able to neutralize the impacts of their actions। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि वो बेसिकली ड्रिफ्ट क्यों करते हैं उन दोनों चीजों के दरमियान, कंफॉर्मिटी और डिवियंस के दरमियान, क्योंकि उनके अंदर, क्योंकि अभी उनके आइडियाज उस तरह से रिजिड नहीं हुए होते, जिस तरह कहते हैं ना कि अडल्ट जो जितने आप मेच्योर एज के होते जाते हैं उतने आपके आइडियाज भी मेच्योर हो जाते हैं, उतने रिजिड आइडियाज हो जाते हैं। आपका फिर जो आइडिया बन गया होता है, आप फिर न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, उसको चेंज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यंग एजेस में आपके लिए उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जो है वो एक तरह से आसान होता है। इसलिए वो ड्रिफ्ट करते हैं कि कभी वो एक तरफ चले जाते हैं, फिर उनको एहसास होता है, और वो खुद, आपने भी अपनी अर्ली एजेस में देखा होगा कि कभी आपसे गलती हो आप कर जाते हैं, और तब आपको वो चीज़ बिल्कुल भी बुरी फील नहीं हो रही होती, लेकिन लेटर ऑन आपको उसका बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन। दे डू सो बाय वर्बलाइजिंग अबाउट देयर एक्शन इन फोर वेज। पहले वो क्या करते हैं कि डिनाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिनाइल करने की कोशिश करते हैं। द यूथ कंटेंट्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉट हिज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दैट ऑफ अनदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन। कि पहले तो वो ये अपनी गलती तो मानते ही नहीं है, वो ये बिलीफ रखते हैं कि, या ये अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा जो, मैंने इसको मुंह पे मुक्का मारा है वो इस वजह से मारा है क्योंकि ये मुझे जो है मेरा नाम जो गलत ले रहा था, या इसने मुझे कुछ गलत कहा। ठीक है, और या मेरे जो है ना मुझे ये बुरा लगता था, और ये इस तरह की हरकत करता है, ये इस तरह की हरकत करता है, इसने मेरे बारे में फलां को ये कहा। ठीक है, तो वो एक रैशनलाइजेशन करके अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे, बल्कि दूसरे के बिहेवियर के ऊपर ब्लेम ले लेंगे। या फिर वो ये सोचेंगे कि मैंने, हमारे तो घर के हालात ही ऐसे हैं तो इस वजह से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, और ये है तो वो है। ठीक है,
फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि उनके अंदर एक और एलिमेंट होता है डिनाइल ऑफ इंजरी, ठीक है। द यूथ कंटेंट्स दैट नो वन वाज एक्चुअली हर्ट बाय हिज और हर एक्शंस। उनकी एक एक्सप्लेनेशन ये भी होती है कि वो कहते हैं कि मैंने जो काम किया, अगर मैंने स्मोकिंग किया है तो उससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना, ठीक है। अगर मैंने ये काम किया तो उससे तो किसी का कोई हर्ट नहीं हुआ। तो एक उनकी एक्सप्लेनेशंस ये होती हैं। फिर डिनाइल ऑफ विक्टिम, कि द यूथ आर्ग्यूज दैट द विक्टिम हैज इज कमिंग टू देम और डिजर्व्ड इट, ठीक है। कि वो उसको, वो जो उसका विक्टिम जिसको उन्होंने इंजर किया है अगर अल्टीमेटली, या उसको कोई हार्म पहुंचाया है, उसको डिनाई करते हैं कि ही वो डिजर्विंग इट, वो उसने, वो जिसको, वही वाली बात है कि मैंने उसको अगर मुक्का मारा है, वो जो विक्टिम है, तो ही वॉज डिजर्विंग बिकॉज वो ये कर रहा था। बेशक वो उसके इक्वलेंट हो या ना हो, मतलब उसका जो रिएक्शन है वो उससे बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो उनके ऊपर एक जस्टिफिकेशन होती है कि ये दिस इज अ विक्टिम, ये जो है ना एक तरह से विक्टिम प्ले कर रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, ठीक है। और अदरवाइज जो है ना, ये ही वाज डिजर्विंग ऑफ दिस, कि जी मैंने अगर इसको, इस फलां बंदे को अगर हरास करने की कोशिश की है, या इस लड़की को मैंने ईव टीज करने की कोशिश की है, तो वो उसके अपने कॉन्डक्ट की वजह से है कि उन्होंने, इसने कपड़े इस तरह के पहने हुए थे, या उसका रिएक्शन इस तरह का था, या ये था। तो एक उनकी एक ये भी रैशनलाइजेशन होती है। और फिर कंडेमनेशन ऑफ द कंडेमनर, कि जो उसको कंडेम कर रहा है उसके ऊपर, वो उसको ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और उसी को वापस कंडेम कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम भी तो ऐसा करते हो, ठीक। द यूथ अटेम्प्ट्स टू टर्न द टेबल्स ऑन हिज और हर एक्यूजर्स विद द स्टेटमेंट्स लाइक वेल यू डू इट टू एंड यू आर जस्ट एज बैड, ठीक है। कि जो भी उसके ऊपर कह रहा है कि जी, तो वो कहते हैं आपने इस तरह से नहीं किया, आपने भी तो फलां ये किया था, आपने भी तो उस वक्त ये किया था, आपने भी उस वक्त ये किया था। तो despite irrespective, yeah, regardless of realizing the fact that they are guilty, they are to be blamed, they are culpable of the wrong, they are accusing others, जैसा वो कहा जाता है ना कि two wrongs cannot make one right, कि ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई बंदा कहे कि आपने ये गलत काम किया तो आगे से कहे कि जी आपने भी तो ये गलत काम किया था। दिस इज नो एक्सप्लेनेशन। आप इस चीज को रियलाइज करें सबसे पहले कि मेरी गलती, बाद में आप किसी और की क्रिटिसिज्म अगर करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन करें, फॉर फॉर पॉजिटिव पर्पसेस करें, ना कि तनकीद बराए तनकीद करें, क्रिटिसिज्म फॉर द पर्पज ऑफ क्रिटिसिज्म करें। अच्छा जी, ये देख रहे हैं ये उसके अंदर ये उसने किया डिनाइल, डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिनाई इंजरी, appeal to higher loyalties. He is a stranger. Only cowards run away. I hope I have to protect my buddies. ठीक है। कंडेम, इस तरह की एक्सप्लेनेशन होती हैं इनकी, क्योंकि ये कभी बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और फिर बाद में जब रियलाइज करते हैं तो फिर वो वापस आते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और थ्योरी है आपकी, पावर कंट्रोल थ्योरी। फिफ्थ पॉइंट समझ नहीं आया, कौन सा फिफ्थ पॉइंट? ये तो नहीं है अपील टू द हायर? हाँ, मतलब अपील टू द हायर लॉयल्टीज का मतलब ये, जैसा नीचे एग्जांपल्स दी हुई है ना, कि ये भी एक तरह से उनकी मतलब वो कहते हैं कि मेरी लॉयल्टीज जो हैं वो इस तरफ थी, ठीक है। कि ही इज अ स्ट्रेंजर एंड ही इज माय फ्रेंड, आई हैव हिट हिम बिकॉज ही इज अ स्ट्रेंजर एंड ही इज माय फ्रेंड, आई हैव टू प्रोटेक्ट माय फ्रेंड, आई हैव टू प्रोटेक्ट माय बडीज, ठीक है। तो इस तरह की भी एक्सप्लेनेशन उसकी होती है कि आई एम द सेवियर, मैंने ये इस तरह से रिएक्ट किया बिकॉज मैं अपनी जो लॉयल्टीज हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, जे हैगन की है, जी सिम्पसन्स की है, ए आर गिलिस, ठीक है। ये तीनों की थेरी है पावर कंट्रोल थेरी। अटेम्प्ट्स टू इनकॉर्पोरेट जेंडर इनटू सोशल कंट्रोल थेरीज ऑफ क्राइम एंड डिलीट्स, ठीक है। ये जेंडर को रिलेट करता है सोशल कंट्रोल थेरीज के साथ, ठीक है। सिमिलर, कि इसमें वो पेट्रियार्कल वाला, पेट्रियार्की वाला जो है वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर। Similar to other social control theories, it assumes that delinquency and criminalities are form of risk-taking behaviors. कि criminalities जो है वो ये है कि वो रिस्क लेते हैं, जो भी है रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स।
They argue that parental control and youth attitudes towards risk taking are affected by family relationship. कि कोई बंदा कितना रिस्क टेकर हो सकता है, जितना रिस्क टेकर होगा जाहिर सी बात है उतना उसके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर, क्योंकि क्राइम कमिट करना या डिवियंस करना, इट इज एक तरह से आप अप्रीहेंड कर रहे होते हैं कि आपको पनिश किया जाएगा। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्क टेकिंग। तो इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली रिलेशनशिप, ठीक। और फैमिली रिलेशनशिप जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक है पेट्रियार्कल, ठीक है। पेट्रियार्कल रिलेशनशिप जो है, मेल एम्प्लॉयड आउटसाइड द होम in a position of authority and the wife is not employed outside the home. ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसके अंदर, पेट्रियार्कल होम्स के अंदर, कि घर के अंदर जो घर के जो चीजें हैं वो वाइफ या जो खातून है वो कंट्रोल करती है, और जो पैसों की या प्रोटेक्शन की प्रोविजन है उसका काम होता है मेल। दिस इज द मेल डोमिनेंट कल्चर या मेल डोमिनेंट फैमिली जिसे आप कह सकते हैं। Fathers, but even more so mothers are expected to control daughters. Daughters socialize to concentrate on domestic labor. Sons to prepare participate in the outside. एक पैट्रियार्कल फैमिली कैसी होती है कि उसमें बच्चों, अपने मेल जो बॉयज जो होते हैं उनको तैयार किया जाता है कि उन्होंने अल्टीमेटली बाहर जाके दुनिया को फेस करना है और उधर जाके आउटसाइड वर्क फोर्स के अंदर शामिल हो। जबकि खवातीन का सिर्फ ये काम है कि वो डोमेस्टिक लेबर के तौर पे काम करे, मतलब जो घर के काम है उसको करना उनका प्राइम जो है, वो प्राइमरी ड्यूटी उनकी वो है। जी सेम इन जेंडर स्टडीज, जी ये उसी थेरी से रिलेट कर रहा है, इसीलिए ये जेंडर को एक्सप्लोर। और फिर दूसरा फैमिली होती है टाइप इगैलिटेरियन। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर एम्प्लॉयड इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आउटसाइड द होम। मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, ठीक है, दोनों मिल के कमा रहे हैं, मिल के घर का भी काम कर रहे हैं। मोर इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ कंट्रोल बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, दोनों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बच्चों को पालेंगे और उनकी परवरिश करेंगे। सन्स एंड डॉटर्स इनकरेज टू प्रिपेयर फॉर पार्टिसिपेशन इन दी आउटसाइड। बच्चों, बेटियों को भी और बेटों को भी, दोनों को तैयार किया जाता है कि वो बाहर जाके भी काम कर सकें और घर के काम भी कर सकें। पनिशमेंट क्राइटेरिया इन ऑर्डर फॉर पनिशमेंट। अच्छा जी, ये एक जनरल टर्म है जो ओवरऑल थ्योरी से रिलेट करेगी। वो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पनिशमेंट जो है वो इफेक्टिव कब होगी। तो वो कहते हैं कि पनिशमेंट अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं, उसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। एक, कि वो सर्टन होनी चाहिए, कि पता हो कि इस ये जो मैं क्राइम करने जा रहा हूं इसकी कितनी सजा है, क्या सजा है इसकी। दूसरा कि वो स्विफ्ट होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि ठीक है सजा तो इतनी है लेकिन कब होगी कोई पता नहीं, जैसा हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि आपके केसेस 5-5 साल चलते भी रहेंगे, 10-10 साल भी चलते रहेंगे, ठीक है। कोई उसके अंदर टाइमलीनेस नहीं है, स्विफ्ट नहीं है, कि ये नहीं पता कि जी मैंने अगर ये क्राइम कमिट किया तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर मैं सजा हो, ठीक। और प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा ये है कि क्राइम जो होता है ना उसकी पनिशमेंट प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, कि जिस तरह का क्राइम है, जिस नेचर का, अगर वो हीनस क्राइम है बहुत ज्यादा, तो उसकी सजा भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी सजा कम होगी तो फिर भी रेपिटेशन होगी, ठीक है। और अगर छोटा क्राइम है और उसकी सजा ज्यादा है तो फिर भी वो प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। और इस वजह से अगर, और वो देखा था हमने, एक मार्जिनल डेटरेंस भी पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि जी अगर आप छोटे क्राइम की सजा भी ज्यादा है और बड़े क्राइम की सजा भी ज्यादा है तो वो क्राइम को रोकेगा नहीं बल्कि उसको ज्यादा मोटिवेट करेगा कि छोटा क्राइम कमिट करके उतनी सजा लेनी है तो क्यों ना मैं बड़ा क्राइम कमिट करूं। तो ये तीन चीजें जो है, जी तीन चीजें जो हैं ये एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर पनिशमेंट टू सक्सीड: सर्टेनिटी, टाइमलीनेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी। Those that break the law must know that they will be punished. The punishment should occur swiftly and the punishment should be proportionate to the crime. If these three conditions are met, deterrence will succeed because the cost will outweigh the benefits.
अगर ये तीन चीजें होती हैं तो डेटरेंस फिर एग्जिस्ट करेगी, डेटर होंगे लोग, और कॉस्ट जो है, उसका नुकसान जो है वो उसके बेनिफिट्स को आउटवे कर देगी। लास्ट में जी साइकोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, जो साइकोलॉजिकल थेरीज हैं, ये तीन थेरीज हैं हमारे पास। एक है साइकोडायनेमिक थेरी। द मेजर premise of the theory is that the development of unconscious personality early in the childhood influences behavior for the rest of person's life। कि आपकी जो अर्ली जो years ऑफ लाइफ होते हैं, जो अर्ली आपका चाइल्डहुड होते हैं, उसके अंदर जो आप पर्सनालिटी डेवलप कर देते हैं, वो सारी जिंदगी रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी वही चलती है। और क्रिमिनल्स हैव वीक ईगोज एंड डैमेज्ड पर्सनालिटीज होती हैं, उनकी उनको ट्रॉमाज होते हैं, उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर जो होता है वो क्रिमिनल। दूसरी है जी बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, आपकी थेरी है which says the major premise of the theory is that people commit crime when they model their behavior after others they see being rewarded for similar acts। ठीक है, कि एक बंदे ने, जैसा वो डेटरेंस का प्रिंसिपल है ना, कि एक बंदे ने क्राइम कमिट किया तो उसको सजा मिली, तो आपने भी उससे सबक सीखा कि यार इसको इस क्राइम करने पे सजा मिली है तो मुझे भी मिल सकती है। इसी तरह से अगर उसको क्राइम करने पे उसका रिवॉर्ड मिला है, सजा नहीं मिली, तो आप भी वो बिहेवियर सीखेंगे और आपके अंदर भी वो चीज री इन्फोर्स हो जाएगी। बिहेवियर इज री इन्फोर्स बाय रिवॉर्ड्स एंड एक्सटिंग्विश्ड बाय पनिशमेंट। पनिशमेंट से वो खत्म होता है, रिवॉर्ड से वो बढ़ता है। अच्छा जी, कॉग्निटिव थेरीज हैं कि द मेजर premise ऑफ द थ्योरी इज दैट द इंडिविजुअल रीजनिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर। कि किस तरह से आप सोचते हैं, जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई होती है, कितना डीपली आप चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज से आपका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, उससे वो बिहेवियर इन्फ्लुएंस। रीजनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे पीपल परसीव देयर एनवायरनमेंट। जिस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जितना डीपली अंडरस्टैंड करते हैं उस पर डिपेंड करता है उनका बिहेवियर। There are many theories regarding psychological causes of crime, including uh, intelligence and crime, and psychoanalytical theory. Intelligence and crime. The idea that crime is a product primarily of people of low intelligence has been popular globally। ठीक है, कि लास्ट पॉइंट किसका जी? लास्ट पॉइंट कॉग्निटिव वाला। जी, कॉग्निटिव का मतलब ये है कि आपकी ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई होती है, कि कितने आप चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कितनी आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा हो। ठीक है, और वो जो है ना, उस बिहेवियर की वजह से क्या होता है कि आप उस तरह से ही आप जो जिस तरह से आपकी रीजनिंग बनती है, आप चीज़ों को देखते हैं, उस तरह से ही आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और उसी तरह से उसकी लॉजिक आप क्रिएट। अच्छा जी, ये आइडिया जो था वो पॉपुलर, ग्लोबली पॉपुलर था, कि क्राइम जो है वो नॉर्मली वो लोग करते हैं जो कि लो इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। ये इंटेलिजेंस और क्राइम की थेरी है। और साइको एनालिटिकल थेरी जो है वो इसका ऑपोजिट है, विच सेज crime causation are associated with the work of Sigmund Freud, who believed that the people who had unresolved deep-seated problems थी। अब सिगमंड फ्रॉइड जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट था, फिलोसफर था, और उसकी ये थ्योरी थी कि कुछ पीपल जो होते हैं ना, वो एंटी सोशल होते हैं, और उनके अंदर ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो बहुत नार्सिसिस्टिक किस्म के लोग होते हैं और मेंटल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करते हैं। साइकोपैथ्स होते हैं, सोशियोपैथ्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से एंटी सोशल पर्सनैलिटीज उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। Psychopaths are the person characterized by no sense of guilt, no subjective conscience,
एंड नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब क्या मतलब आ रहा है कि साइकोपैथ्स वो होते हैं कि जिनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके अंदर ना कोई अच्छाई या बुराई का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिनमें एम्पथी नहीं मिलती, वो वाले होते हैं। एक्सट्रीमिज्म डेवलप हो जाती है, बिल्कुल जी। कि वो उनके अंदर ना कोई सेंस और फीलिंग नहीं होती लोगों के लिए, कोई सेंस ऑफ गिल्ट नहीं होता। ऐसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले लोगों को साइकोपैथ्स कहते हैं, और इसी वजह से वो क्रिमिनल इन नेचर भी होते हैं। दे हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर्स, दे कैन नॉट एम्पथाइज विद द पीपल। ठीक है, किसी भी लोगों को लेके उनके अंदर एम्पथी नहीं होती, वो उनकी पेन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उनके अंदर ये चीज मिसिंग होती है कि मैं इसको ये नुकसान पहुंचाऊंगा, इसको ये जो तकलीफ पहुंचाऊंगा, उस तकलीफ, वो इसको कितनी तकलीफ होगी उसको वो समझ नहीं पा रहे होते। ठीक, इसलिए उनको साइकोपैथ्स कहा जाता है। देर आर ऑल्सो सोशियोपैथ्स और एंटी सोशल लोग पीपल होते हैं। ठीक है, सोशियोपैथ्स वो होते हैं जो जिनके अंदर एंटी सोशल, मतलब वो सोशलाइज नहीं कर पाते लोगों के साथ, और वो जो है ना लोगों को अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करने की वजह से उनके अंदर एक वही जो सोसाइटी वाला बॉन्ड होता है वो उनका बड़ा वीक होता है, और उसकी वजह से वो उतना ज्यादा क्रिमिनल ट्रेड्स होती है। सिगमंड फ्रॉइड, one can understand human behavior best by examining early childhood experiences। अब वो ये कहता है कि ये जो सोशियोपैथ या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के अंदर, ये इसलिए एग्जिस्ट कर रही होती हैं क्योंकि उनके जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, उनकी फैमिलीज अच्छी नहीं होती, या उनके जो अर्ली जो उनके फ्रेंडशिप्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती, उनको टीचर्स उनको अच्छे नहीं मिले होते, या तो वो वायलेंट होते हैं, या कोई उनको ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से उनका वो बिहेवियर जो होता है ना वो एक इस तरह से डेवलप कर जाता है। Tend to approach the challenge of understanding and explaining criminality by focusing on the theory of personality and learning that account for individual behavior in specific situations। इस थ्योरी का फोकस क्या है साइको एनालिटिकल का, कि वो क्रिमिनलिटी को एक्सप्लेन करती है बाय फोकसिंग ऑन द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड लर्निंग। लर्निंग और पर्सनालिटी की जो थ्योरीज हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए इसकी थोड़ी सी आगे एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है साइको एनालिटिकल थ्योरी। ह्यूमन नेचर इज इनहेरेंटली एंटी सोशल। सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि ह्यूमन जो नेचर है वो इनहेरेंटली एंटी सोशल है, वो सोशल नहीं है। ठीक, ऑन द कॉन्ट्ररी हमने तो जैसा अरिस्टोटल ने कहा कि जी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, ये इसकी थ्योरी उससे ऑपोजिट है, और ये कहता है कि वो एंटी सोशल इन नेचर होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर ना ये तीन चीजें होती हैं जो उसकी उसके बिहेवियर को गवर्न करती हैं। एक है इड, एक है ईगो, और फिर थर्ड है सुपर ईगो। Even they have no any love for their child, it does not happen instantly, it is a gradual change for innocence of cruelty। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जो इड है ना, इड सबसे पहले आईडी या इड आप कह लें इसको, ये बेसिकली इन्फेंट स्टार्ट्स लाइफ विद एंटी सोशल ड्राइव्स। ये बेसिकली इड जो होती है आपकी, ये आपकी जो नेचुरल डिजायर्स होती है ना उनको इड कहा जाता है। वो जो आपकी एंटी सोशल एलिमेंट है ना, एंटी सोशल एलिमेंट से मुराद ये है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेल्फिश इन नेचर होते हैं, और उनकी कुछ डिजायर्स होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद आपकी सेकंड कैटेगरी आती है ईगो, दैट हेल्प्स टू निगोशिएट डिमांड्स फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विद एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ये जो आपकी ईगो होती है ये आपकी इड को कंट्रोल करती है। ये बेसिकली इट जो है ये तीन कैटेगरीज उसने पर्सनालिटी की बनाई है आपकी, कि देर आर थ्री इसेंशियल्स ऑफ योर पर्सनालिटी। फर्स्ट इज इट विच इज द एंटी सोशल ड्राइव, आपकी डिजायर्स जो होती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी की क्या है, वो आपके अंदर एक इनहेरेंटली डिजायर्स कुछ एग्जिस्ट कर रही होती हैं बड़ी सेल्फिश किस्म की। ठीक है, दीज आर इट।
तो जो ईगो होती है ना, वो आपकी इड की जो नेचुरल डिजायर्स होती हैं उसको कुछ हद तक कंट्रोल करके नॉर्मलाइज करती है, ठीक है। और सुपर ईगो आपकी, वो कहता है कि पर्सनैलिटी के अंदर तब फॉर्म होती है कि जब आप जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जैसे आपके बढ़ते जाते हैं ना, उतना ज्यादा आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, आपकी जो ईगो है वो उतनी ज्यादा सुपर ईगो बनती जाती है कि वो मतलब उतना अच्छे से आपकी जो जो आपके नफ्स की डिजायर्स है ना उनको कंट्रोल कर पाती है, ठीक। तो ऐसे लोग जो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो वो फिर सोशियोपैथ्स, और वो मतलब उनके अंदर वो उनके एक्सपीरियंसेस जब अच्छे नहीं होते तो उनकी वो सुपर ईगो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती, और वो आपकी जो डिजायर्स होती हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो फिर क्या हो जाते हैं, सोशियोपैथ साइकोपैथ लोग बन जाते हैं, ठीक। The foundation of this theory is the individual's progress through overlapping stages of development, कि वो डेवलप करते हैं। कि पहले आप इंसान जो बच्चा होता है उसके अंदर सिर्फ डिजायर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटी से लर्न करता है कि हाउ टू कंट्रोल योर डिजायर्स, और फिर उनके अंदर कुछ भी वो डेविएट भी करता है, कुछ गलतियां करता है, फिर उससे कुछ सीखता है, और अल्टीमेटली अपनी एक्सपीरियंसेस से, लर्निंग से, अपनी एक वो कॉन्शियंस, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड रॉन्ग डेवलप कर लेता है। वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड रॉन्ग है, दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। और वो सुपर ईगो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, और आपको एक कंट्रोल्ड जो है ना ह्यूमन बीइंग बनाती है। द पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ थ्री फोर्सेस। फर्स्ट इज इट विच इज बायोलॉजिकल डिजायर्स और ड्राइव्स, ठीक है। ईगो इज विच कंट्रोल द इड और डायरेक्ट्स द इड, ठीक है। ईगो जो होती है, आपको ये तीन उसने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को नाम दिए हैं बेसिकली। तो ईगो जो होती है वो आपकी कंट्रोल करती है उन डिजायर्स को, और फिर सुपर ईगो होती है जो आपकी ट्रेंड ईगो बन जाती है एक तरह से, कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी लर्निंग से, आप एजुकेशन से अपनी, आप जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं ऑफ गुड एंड रॉन्ग, और उससे अपने जो डिजायर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। द ईगो एंड द सुपर ईगो आर क्रिएटेड व्हेन इंडिविजुअल successfully works through conflict present at each stage of development, ठीक है। कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जो आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें आपको डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है। आपको कभी खुशियां मिलती हैं, कभी गम मिलते हैं, कभी आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं। तो ये जो आपकी ईगो और सुपर ईगो है ना, उससे वो डेवलप होती जाती है। और अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे ना हो, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो, स्ट्रेस हो, तो उससे आपकी ईगो जो है या सुपर ईगो है वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपके उन पर जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना आपकी डिजायर्स, वो उतना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एंटी सोशल और क्रिमिनल इन नेचर हो जाते हैं। Criminal behavior results when the internal controls found in the ego and superego fail to restrain the primitive aggressive urges of the id। कि आपकी जो अर्जेस हैं, जो आपकी इवल डिजायर्स हैं, इवल थॉट्स हैं, जब आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, जब आपकी वो ईगो फेल हो जाती है, सुपर ईगो, तो फिर क्या होता है, क्रिमिनल बिहेवियर होता है। If the ego and superego do not fully develop through the early ages of development, criminal behavior is more likely, ठीक है। कि अगर आपकी ईगो और सुपर ईगो डेवलप नहीं कर रही मतलब आपके आपके एक्सपीरियंसेस ही अच्छे नहीं है, आपने अच्छी एजुकेशन ही हासिल नहीं की, आपके पीयर्स ही अच्छे नहीं है कि आपको वो सिखाएं, आप सीखें उनसे कि हाउ टू कंट्रोल योर डिजायर्स, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल योर नेचुरल अर्जेस। तो जब आप वो सीख नहीं पाते, वो डेवलप नहीं हो पाती, तो एट एज अ रिजल्ट क्या होता है, क्रिमिनल बिहेवियर आपके अंदर पाया जाता है। थ्री मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइको डायनामिक थ्योरी व्हेन अप्लाइड टू डिलिंक्वेंट्स इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। व्हेन अप्लाइड टू डिलिंक्वेंट्स, तो क्या होता है कि जी क्रिमिनल बिहेवियर आर दैट डिलिंक्वेंट बिहेवियर दैट कैन बी ट्रेस्ड टू फॉल्टी रिलेशनशिप्स इन द फैमिली ड्यूरिंग द फर्स्ट years ऑफ लाइफ। अब क्या हो रहा है कि जिन एजेस में उसकी ईगो और सुपर ईगो ने डेवलप करना था ताकि वो उसका सेल्फ कंट्रोल अच्छा हो सके, वो अर्ली एजेस थी, वो उसकी फैमिली लाइफ थी, वो ब्रोकन फैमिली लाइफ थी, वो ब्रोकन रिलेशनशिप, फॉल्टी रिलेशनशिप्स थे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ
कि आपका डिलिंक्वेंट बिहेवियर हो गया, क्रिमिनल बिहेवियर हो। These faulty relationships result in inadequate ego and superego developments. These inadequacies in turn make it impossible for the child to control later delinquent impulses. अब उसको किसी ने एजुकेट ही नहीं किया, ठीक है, फैमिली खुद ब्रोकन थी, किसी ने बैठ कर उसको समझाया ही नहीं कि बेटा ऐसे करते होते हैं, ऐसे नहीं करते थे, या उसने उनके एक्सपीरियंसेस से सीखा नहीं, उसने देखा कि मेरे बाप ने गलती की लेकिन उसको उसकी कोई सजा नहीं मिली, ठीक। तो उसने अपनी वो उससे एक्सपीरियंस लर्न नहीं किया, तो उसकी वो जो ईगो सुपर ईगो वो इनएडिक्वेट रही, उसके अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल वाला एलिमेंट बच्चे के अंदर डेवलप नहीं कर पाया, तो वो उसका बिहेवियर क्रिमिनल हो। क्रिमिनल बिहेवियर वॉज मोर लाइकली टू अकर इन इंडिविजुअल्स हु हैड नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, कि जिसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट की तमाम स्टेजेस उन्होंने सक्सेसफुली अगर कंप्लीट नहीं की। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये पुअर या जो होते हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं होती उन लोगों के अंदर ये बहुत सारे आपके इलिटिस्ट लोगों के अंदर भी ये चीज एग्जिस्ट करी है कि उनकी जो डिजायर अगर वो करते हैं तो आप उस डिजायर को पूरा कर देते हैं, ठीक है, और आप उनको ये नहीं बताते कि ये चीज अच्छी है ये बुरी है, आपने ये चीज तोड़ दी, किसी बंदे को नुकसान पहुंचा दिया, तो इट वॉज बैड, यू शुडंट हैव डन दिस। तो जब वो आपने उसको उस चीज से रोका ही नहीं, आपने उसने उस चीज से सीखा ही नहीं, तो उसकी वो जो ईगो और सुपर ईगो थी वो डेवलप नहीं हो पाई, वो इनएडिक्वेट रही, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर बड़े होके बहुत रूड, बहुत वॉयलेंट और बहुत जो है उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होता है, इसलिए वो किसी भी मतलब वो कहते हैं जो मैं डिजायर करूंगा पूरा, ठीक है, तो उसका एज अ रिजल्ट क्या होता है कि क्राइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट। अच्छा जी, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं हम। सेक्शन जो आपका था रिमशा क्वेश्चन वो यही है कि मैंने आपका मैसेज देखा था एक तो लेट, लेकिन मैं आपको जो है ना वो आज टास्क शेयर कर दूंगा, आप लोग कल बेशक उसके ऊपर परफॉर्म जो भी करना चाहते हैं वो उसको सॉल्व क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करके मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। और उसका पर्पस ये था कि ये थेरीज जो है हमारी कंप्लीट हो जाएं सेक्शन, फिर उसके बाद ही आपको जाहिर सी बात है वो कोई रिटर्न टास्क जो है वो देना था। अभी तक आप जी अ, आयशा आपका क्वेश्चन है इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन डिवियंस एंड क्राइम क्या होगा हो गया है। नहीं जी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन डीवियस एंड क्राइम जो है वो इट इज नॉट एज सच पार्ट ऑफ दी स्लाइड्स, वो हम बाद में एंड पे देख लेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, सेक्शन वन जो है हो गया हमारा कवर, और उसके बाद अभी सेक्शन टू जो है इट इज अबाउट टू स्टार्ट। अच्छा जी, और इसमें जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, सबसे पहले इसका सिलेबस हल्का सा देख लें जी। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और प्रिजन सिस्टम जो आपके हैं, प्यूनिटिव और रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट्स ऑफ क्रिमिनल्स, इसके ऊपर मेनली इसका सारा फोकस है। इट इज अच्छा जी, कोई आप लोगों को अगर याद हो हमने जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को हल्का सा डिस्कस किया था। जुवेनाइल क्या होता है जी? अंडर 18 सर जो होते हैं बच्चे। अंडर 18 जी। और डिलिंक्वेंसी क्या होती है जी? डिवियंस। डिवियंस होती है। तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कौन से क्राइम्स होंगे जो कौन कमिट कर रहा होगा, या कौन सी डिलिंक्वेंसी या डिवियंस कौन कमिट कर रहा होगा जो कि अंडर 18 होंगे। अंडर 18 ईयर, वायलेंस। ठीक है। तो अब इसमें वैसे तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एक जनरल टर्म है, लेकिन कंसीडरिंग द लॉज ऑफ द लैंड, जो पाकिस्तानी लॉज हैं या इवन अदरवाइज भी 18 ईयर्स को एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो 18 ईयर्स को कंसिडर किया जाता है। दैट इज वाई a person is a juvenile delinquent if he is accused of committing any crime, but at the time of commission of that act he was under the age of 18 years,
ठीक है, अब उसमें भी आगे हम कैटेगरीज होती हैं कि अगर वो 16 से बिलो है तो तब उसके साथ कोई और ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा, और इवन अगर वो अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स है तब क्या सूरत हाल होगी, अगर वो 10 से 14 ईयर्स के दरमियान है तो तब क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। Delinquency, a legal term that distinguishes between youthful offenders and adult offenders, that has its origin in the concept of culpability. Culpability होता है कि किसी काम को करने की या किसी बुरे काम को करने की हैसियत या ताकत, ठीक है, इसको कल्पेबिलिटी कहते हैं, और उसी तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि कितनी कल्पेबिलिटी, कितना ये गिल्टी है बंदा उसका। ये जुवेनाइल का और एक एडल्ट का फर्क होता है, जबकि जुवेनाइल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। Except in rare instances, juvenile offenders are not referred as criminals. Acts that are forbidden by the law are called delinquent acts when committed by juveniles. ठीक है, कि जब जुवेनाइल्स कोई एक्ट करेंगे विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो उनको उनको कभी भी, जो आप जो है ना जुवेनाइल की जब बात करेंगे तो उनको क्राइम का वर्ड उनके लिए नहीं यूज किया जाता। ठीक है, हालांकि होता क्राइम ही है, लेकिन वर्ड्स जो है ना, आपकी जो लिटरेचर है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इन दी रेफर्मेशन। वो जो लेबलिंग थ्योरी जैसा हमने पढ़ ली ना, कि अगर आप एक बंदे को क्रिमिनल कहेंगे तो वो उसको क्रिमिनल बन जाएगा और उससे उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इसीलिए हम वो लेबल्स जो होते हैं ना उनको चेंज कर देते हैं। और जुवेनाइल्स के लिए स्पेशली हम क्राइम की टर्म नहीं यूज करते, हम डिलिंक्वेंसी या डिलिंक्वेंट एक्ट्स की टर्म यूज करते हैं। तो वेन एवर एन अ क्राइम इज कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज अ जुवेनाइल, तो उसको हम डिलिंक्वेंसी बोलेंगे या डिलिंक्वेंट एक्ट बोलेंगे, क्राइम नहीं बोलते हम। ठीक है, juvenile delinquent, a juvenile delinquent is a person who has not yet reached the age of maturity or majority, you can say, and whose behavior has been labeled delinquent by a, कि उसके बिहेवियर को क्रिमिनल नहीं, कोड ने डिलिंक होगा क्रिमिनली, लेकिन जस्ट आपने उसकी टर्म, उसका नाम चेंज कर दिया है, डिलिंक्वेंट कर दिया। इन पाकिस्तान द इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 18 years are considered juvenile delinquents if they commit some crime. Juvenile delinquency is the participation of minor, ठीक है, ages of 10 to 17। अब ये देख रहे हैं, ये जो एज है 10 से लेकर 17 तक, कोई बता सकता है कि 10 से नीचे वाले क्यों नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर? अच्छा, पाकिस्तानी लॉ का भी अगर मैं रेफरेंस दूं ना, तो पाकिस्तानी लॉ, बल्कि मैं आपको सेक्शंस भी प्रॉपरली बता दूंगा। आपका जो पाकिस्तान पीनल कोड है ना, जो मैंने रेफर किया था, जिसके अंदर आपके सारे क्राइम्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा ऑफेंस है, उसकी डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट दी हुई है कि क्या सजा होगी अगर बंदा कोई क्राइम कमिट करता है। ठीक, उसके अंदर एक चैप्टर है, उसको कहा जाता है जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है जनरल एक्सेप्शंस। उस चैप्टर के अंदर वो सरकमस्टांसेस लिखे हैं कि अगर उन सरकमस्टांसेस में कोई क्राइम कमिट होगा तो वो फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में फॉल करेगा और वो उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा, और उसको उसकी कोई सजा नहीं होगी, या सजा उसकी उस लेवल की नहीं होगी जितने आम क्राइम की सजा होगी। ठीक, तो उसके अंदर एक सेक्शन है, मैं एक मिनट बल्कि आपको रेलिवेंट सेक्शन ही रेफर कर देता हूँ ताकि आप अपने पास लिख लें और आपको याद रहे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ कंफर्म आपको बताऊं। अच्छा जी, सेक्शन 82 है जी, पीपीसी का, पाकिस्तान पीनल कोड का। उसको मैं पढ़ देता हूँ। वो कहता है कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज। ठीक है, 82 कहता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज, ये उसकी हेडिंग है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज। ठीक है,
तो हमारा लॉ जो है वो उस, अगर कोई भी क्राइम किसी बच्चे ने, अगर अंडर द एज ऑफ 10 उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्राइम एंड देयर विल बी नो पनिशमेंट फॉर दैट। ठीक है, वो उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में फॉल करेगा और उसके ऊपर ना कोई क्रिमिनल केस चल सकता है, ना उसको उस केस की सजा दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी उस टाइम तक वो मेंटल, वो जो मेंजरिया वाला एलिमेंट था ना हमारा उसका, कि जी उसका क्रिमिनल एक्ट के साथ उसकी क्रिमिनल इंटेंशन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट इफ अ चाइल्ड इज अंडर द एज ऑफ 10 years, तो वो मेंजरिया डेवलप ही नहीं कर सकता। ठीक है, उसका क्रिमिनल इंटेंट उस तरह से हो ही नहीं सकती, इस वजह से उसको आप गिल्टी डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। तो ये है सेक्शन 82 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। इसके साथ सेक्शन 83 भी है पाकिस्तान पीनल कोड। उसकी हेडिंग है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड above 10 and under 14 of immature understanding। ठीक है, अब उन्होंने ब्रैकेट कौन सी दे दी है कि उसकी उम्र जो बच्चे की है वो 10 साल से तो ज्यादा है लेकिन 14 साल से कम है। उसके लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उसके अंदर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का एक स्टैंडर्ड दे दिया है। मैं वो सेक्शन रेलिवेंट पढ़ता हूँ। वो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 10 years ऑफ एज एंड अंडर 14 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of the conduct on that occasion। ठीक है, इसमें उसमें तो ऑल्टर डायरेक्टली कह दिया ना कि नथिंग इज एन ऑफेंस कमिटेड बाय दैट पर्सन। इसमें उन्होंने अब एक सब्जेक्टिव टेस्ट लगा दिया है कि यू विल सी वेदर दैट पर्सन हु इज फॉलोइंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 years to 14 years, whether he has attained sufficient maturity or not, sufficient maturity to understand the consequences of his or her actions। कि क्या वो इतना मेच्योर था कि वो अंडरस्टैंड करता था कि जी ये जो मैं अगर जो एक्ट कर रहा हूँ, ये जो मैं फायर कर रहा हूँ, इससे एक बंदा ये मर सकता है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट किस तरह होगा कि वो जज जो होता है वो फिर उससे डिफरेंट क्वेश्चंस करके, उससे कन्वर्सेशन करके एक सब्जेक्टिव ओपिनियन बिल्ड करता है कि क्या वाकई ये बंदा इतना केपेबल है, इतने मेरे सवालों का रैशनल आंसर दे रहा है कि ये इसकी मेच्योरिटी समझ लगती है। तो ये दोनों चीजें जो है जुवेनाइल को डील करती है, सेक्शन 82 एंड 83। इसीलिए ये जो एज होती है 10 से 17 years की, इसको आप अडोलेसेंस की एज कह सकते हैं। और ये अडोलेसेंस की एज जो होती है ये सबसे क्रिटिकल होती है, इसलिए इसके अंदर रिफॉर्मेशन का प्रिंसिपल चलता है कि आप रिफॉर्म करते हैं उनके बिहेवियर को, क्योंकि इस टाइम के दौरान आप रिफॉर्म कर सकते हैं उनके बिहेवियर। Adolescents who break the laws and engage in illegal acts are called juvenile delinquents। Adolescents become a juvenile delinquent after being judged guilty of a crime by a court of law। These delinquents' behavior may include littering, theft, robbery, dacoity, addiction, car lifting, pickpocketing, ठीक है, सेल फोन स्नैचिंग, स्टीलिंग, ड्रग सेलिंग, मर्डर एटसेट्रा। ये सारे क्राइम्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि आम नॉर्मल क्राइम्स हैं। बट इफ दे आर कमिटेड बाय एन अडोलसेंट पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 years, देन दीज क्राइम्स विल बी कॉल्ड जुवेनाइल डिलिंक्वेंसीज। जी महक। सर अगर अंडर 18 कर दे किसी को मर्डर तो उस पे 302 लगता है पीपीसी का, या नहीं लगता? जी जी लगता है, मैंने वही बताया ना आपको कि अगर 10 साल से कम होगा तो फिर तो नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं। लेकिन 10 से 14 के दरमियान होगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या उसकी इतनी मेच्योरिटी थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की या नहीं। और फिर 14 से लेके जो 18 साल तक है उसके ऊपर तो फिर मेच्योरिटी वाला भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसके ऊपर तो ऑफेंस लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है उसने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है कि जुवेनाइल जो बंदा होता है जो 18 साल से कम होता है उसको बस डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती, उसको हमेशा लाइफ एट मैक्स, अगर आपने सबसे ज्यादा भी सजा देनी है ना तो उसको उम्र कैद दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, डेथ नहीं दे सकते। लेकिन वैसे वो कहते हैं कि इससे भी कम देनी चाहिए, जितनी कम दे सकें ताकि वो
रिफॉर्म हो उनके अंदर, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी पड़ी होती है आगे बिहेवियर अपने इम्प्रूव करने के लिए। Legally, a juvenile delinquent is one who commits an act defined by law as illegal and who is adjudicated delinquent by an appropriate court. ठीक है, तो it is not only involving the allegation of a crime, but that he has been declared guilty of committing that offense. ठीक है, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए. Then you can call a juvenile as delinquent. The legal definition of is usually restricted to a person under 18 years, but states vary in their age restrictions. ठीक है, कुछ अदर स्टेट्स के अंदर 18 साल से डिफरेंट भी एज हो सकती है, कुछ 16 साल भी ट्रीट कर सकते हैं, कुछ 20 साल भी ट्रीट कर सकते हैं. बट जनरली जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है उसके मुताबिक भी मेजॉरिटी की एज 18 ईयर्स है, तो इट इज बेटर टू कंसिडर इट 18 years, but it will depend on the law of the land. Delinquency is not merely juvenile crime, includes all deviations from normal youthful behavior. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा, delinquency की वैसे itself एक टर्म है ना, it is very general in nature. It does not strictly involve the crime. ठीक है, ये एक ऐसी भी चीज हो सकती है जो कि क्राइम नहीं है लेकिन फिर भी वो डिलिंक्वेंसी या डिवियंस जरूर बना रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, चिल्ड्रन हु आर हैबिचुअली डिसोबीडियंट, तो उनको भी डिलिंक्वेंट आप कह सकते. ठीक है, लेकिन वो लीगल टर्म्स में नहीं कहेंगे, उनको बस जनरल टर्म्स में कह सकते हैं. लेकिन लॉ तो सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करेगा जो कि क्राइम हुआ है और फिर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी और उसके बाद उसको उसकी सजा हुई. Who deserts home, mix with immoral people, those with behavioral problems, indulging in anti-social practices. जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स में भी जाहिर सी बात है डिफरेंट किस्म के इसमें ये दो कैटेगरीज आती हैं कि कुछ होते हैं रिपीट ऑफेंडर्स, कुछ होते हैं एज स्पेसिफिक ऑफेंडर्स. रिपीट ऑफेंडर्स एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम के दे रिपीट द क्राइम्स. ठीक है, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो अपनी अर्ली एज से शुरू करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तब भी रिपीट करते रहते हैं. लेकिन जो एज स्पेसिफिक ऑफेंडर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी अर्ली एजेस में, चूंकि वो उनकी अभी अंडर डेवलपमेंट की एज होती है, तो इस वजह से उस एज में वो क्राइम कमिट करते हैं. लेकिन एज सुन एज दे गेट मेच्योर तो वो अपना बिहेवियर ठीक कर लेते हैं और दोबारा रिपीट नहीं. Repeat offenders are also known as life course persistent offenders. These juvenile delinquents begin offending and showing their signs of antisocial behavior during adolescence. Repeat offenders continue to engage in the criminal activities or aggressive behavior even after they have entered adulthood. जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं वो जब बड़े भी हो जाते हैं, अडल्ट भी हो जाते हैं, फिर भी वो क्राइम रिपीट कर रहे होते हैं. लेकिन एज स्पेसिफिक क्या है, वो उस एज कैटेगरी के दौरान ही करेंगे, उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो चीज छोड़ देंगे. This type of juvenile delinquent behavior begin during adolescence. Unlike the repeat offenders, however, the behavior of the age-specific offenders end before the minor becomes an adult. The behaviors that a juvenile shows during adolescence are often a good indicator of future course of action. अक्सर उससे वो वही वाली जो ईगो वाली बात है ना कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और उनकी ईगो और सुपर ईगो डेवलप हो जाती है, तो अक्सर दीज आर गुड इंडिकेटर्स कि वो अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज कर रहे हैं. अच्छा जी, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी के साथ हमने डिस्कस किया था स्टेटस ऑफेंडर. स्टेटस ऑफेंडर का मैंने हल्का फुल्का आपको बताया था कि स्टेटस ऑफेंडर वो लोग होते हैं कि वो जो कॉन्डक्ट या वो जो एक्ट कमिट कर रहे होते हैं वो इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं होता. वो काम करना, जिस तरह ड्राइविंग करना, इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं है. या बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अल्कोहल की कंजम्पशन इटसेल्फ क्राइम नहीं है, लेकिन व्हेन इट इज कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज फॉलिंग अंडर सर्टेन कैटेगरीज लाइक ही इज माइनर, तो तब उस स्टेटस की वजह से, क्योंकि वो स्टेटस में माइनर है, तो फिर वो क्राइम बन जाता है. ठीक है, या सेलिंग अल्कोहल टू अ पर्सन हु इज माइनर, तो अगर वो सेलिंग ऑफ अल्कोहल इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं है किसी स्टेट में, लेकिन अगर वो माइनर को बेच रहा है तो फिर वो क्राइम बन जाता है. दीज आर कॉल्ड स्टेटस ऑफेंसेस. ठीक है, मतलब वो ऐसे होते हैं कि वो उस कैटेगरी में फॉल होने की वजह से स्टेटस ऑफेंस बन जाते हैं. अ स्टेटस ऑफेंडर इज अ समवन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस दैट वुड नॉट बी अ क्राइम इफ कमिटेड बाय अ अडल्ट. ठीक है, कि अगर वो मतलब जैसा अल्कोहल वो जो खरीदना क्राइम नहीं था, या वो
गाड़ी चलाना इटसेल्फ क्राइम नहीं था, लेकिन अगर वो अडल्ट ने किया हो तो फिर क्राइम नहीं था, लेकिन जुवेनाइल कर रहा है तो फिर वो क्राइम बन जाएगा। तो यहाँ पे जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी और स्टेटस ऑफेंडर जो है वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। लाइक जुवेनाइल स्मोकिंग एक्टिविटी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 19, ये तो प्रोबेशन से प्रोहिबिटेड ड्यू टू देयर एज एंड फैक्टर्स, इसी में आ जाएगा जी, आगे आएगा जी प्रोबेशन का। कॉमन एग्जाम्पल्स आर रनिंग अवे फ्रॉम होम। अब घर से चले जाना इटसेल्फ तो कोई गलत काम नहीं है अगर वो एडल्ट कर रहा है, लेकिन अगर वो माइनर कर रहा है तो फिर इट इज समथिंग विच इज अ रॉन्ग, विच इज डिविएंट, विच इज डिलिंक्वेंसी। बीइंग ट्रू एंड फ्रॉम स्कूल, ठीक है, स्कूल से भाग जाना। बीइंग बियॉन्ड पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है, अब एडल्ट है तो उसका उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो पेरेंटल कंट्रोल में हो, ठीक है, लेकिन जब जुवेनाइल में है, वो किसी गार्डियनशिप के अंडर है, तो फिर उसको पेरेंटल कंट्रोल के अंदर रहना चाहिए। द स्टेटस ऑफेंडर्स आर वर्चुअली नेवर इनकार्सरेटेड फॉर देयर फर्स्ट लीगली। People who break laws that are prohibited only to a certain group are said to have status offenses. Examples of these offenses are misbehavior that are illegal for youth but not for adults, including breaking tobacco and alcohol consumption laws, not attending school, breaking curfews, running away from home, and being beyond parental control. ये सारी चीजें अगर वो एडल्ट हों तो फिर उसके ऊपर वो क्राइम नहीं है या डिलिक्वेंसी नहीं है, लेकिन अगर वो जुवेनाइल होते हुए ये काम कर रहे हैं तो फिर ये चीजें सारी डिलिंक्वेंसी भी है, डिविएंस। Research studies on causes of status offenses have identified personal, family, and school problems as contributing factors. Non-criminal violations of the laws by adults, such as speeding and illegal parking, are also sometimes called status and regulatory offenses. Juvenile court systems handle status offenses which are treated differently than other offenses, ठीक है, इनके अंदर थोड़ा सा कोर्ट्स का भी लीनियंट व्यू होता है, क्योंकि ये वैसे नॉर्मली तो क्राइम नहीं होता, लेकिन बस अपने स्टेटस की वजह से होता है, तो थोड़ा सा वो लीनियंट व्यू रखते हैं। In 1961, the California legislature was the first to remove non-criminal conduct of youth from its delinquency definition, ठीक है। डिलिंक्वेंसी की डेफिनेशन में से ऐसे कॉन्डक्ट जिसके जो क्राइम जो नॉन क्रिमिनल थे, जो क्राइम के तौर पे डिफाइंड नहीं थे, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। अंडर मोस्ट स्टेट कोड्स, जुवेनाइल स्टेटस ऑफेंडर्स ब्रेक लॉज दैट कवर हाउ चिल्ड्रन एंड adolescents शुड बिहेव। इसको कवर किया जा सकता है अगर एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएं उन बच्चों के लिए, जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो जाहिर बात है। रेफॉर्मेशन कैसे होगी, रिफॉर्मेशन के ऊपर ही हमारा फोकस होता है ना, कि आप उसकी सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, आप उसकी फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप सोसाइटी को एज होल बेहतर सोसाइटी बनाएंगे, उसकी इन्वॉल्वमेंट इन द सोसाइटी बेहतर करेंगे, आप अच्छे स्कूल जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी हैं, लाइक स्कूल्स, लाइक चर्चेस, लाइक मॉस्क, ठीक है, और सेमिनरीज आपके, इस तरह से, और सोशल वेलफेयर या सोशल वर्क के जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब को जैसे जैसे आप बेहतर बनाते जाएंगे तो ये सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, बिल्कुल। स्टेटस ऑफेंस लेजिस्लेशन डज नॉट कवर दोज हु कमिट क्रिमिनल ऑफेंसेस सच एज थेफ्ट और रॉबरी, ठीक है। अब थेफ्ट और रॉबरी तो इटसेल्फ ही एक क्राइम है ना। स्टेटस ऑफेंस और जो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी या जो फुल क्राइम होता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें ये फर्क होता है कि वो कंडक्ट इटसेल्फ क्राइम नहीं होती, लेकिन वो क्राइम इसलिए बनती है कि वो बंदा जो होता है वो उस कैटेगरी में या वो उस टाइम पे खुद माइनर होता है, खुद वो एडल्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर थेफ्ट और रॉबरी है, वो तो माइनर कमिट करे या एडल्ट कमिट करे, वो तो दोनों के लिए बराबर है, तो ये इसको कवर नहीं करता। डिफरेंस क्या है जी जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का और स्टेटस ऑफेंडर का? कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स आर जुवेनाइल्स हु कमिट ऑफेंसेस दैट आर वायलेशन ऑफ लॉज एट एनी एज, ठीक है। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी क्या होती है कि उसमें बच्चा क्राइम कमिट करा होता है, लेकिन वो क्राइम ऐसा होता है कि वो हर एज के बंदे के लिए वो क्राइम होता है, लाइक थेफ्ट।
थेफ्ट की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो बूढ़ा करेगा तो क्या होगा और माइनर करेगा तो क्या होगा। थेफ्ट इज थेफ्ट और दैट इज इलीगल, ठीक है। इफ अ पर्सन एज लेस देन 18 years commits a crime defined by Pakistan Penal Code, he is juvenile delinquent। लेकिन अगर वो ऐसा कोई काम करता है जो इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी एज 18 ईयर से कम है, तो फिर वो स्टेटस ऑफेंस में फॉल करेगा। स्टेटस ऑफेंडर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन which is an offense only because it has been committed by a juvenile, and if it would have been done by an adult, would be no crime. For example, if a juvenile smokes tobacco, then he may be termed status offender, as smoking otherwise is not a crime. अच्छा जी, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं लेकिन ये पुरानी हैं, तो आप जो है वो लेटेस्ट जो है कुछ देख लेंगे कि जुवेनाइल डिलिक्वेंसी जो है उसके अंदर क्या, जैसा ये था ना कि 2012 में पुलिस अरेस्टेड 182 वायलेंट जुवेनाइल ऑफेंडर्स फॉर एवरी 1 लाख जुवेनाइल्स, ठीक है। आप पाकिस्तान की हद तक और आप इंटरनेशनल जो है वो भी स्टेटिस्टिक्स इसमें देख सकते हैं और वो कोट कर सकते हैं डिफरेंट। अब देखें, ये देख रहे हैं कि आपने जी स्टेटस ऑफेंडर के लिए पनिशमेंट भी हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी अगर वो कोई क्राइम डिफाइंड है। लाइक सेलिंग, मैं बता रहा हूँ ना कि सेलिंग अल्कोहल टू अ माइनर, इफ इट इज डिफाइंड सो एज अ क्राइम, कोडिफाइड है, लिखा हुआ है कि उसकी सजा जो है वो इतनी है, तो फिर हो सकता है उस माइनर को ना मिले, लेकिन जो बंदा बेच रहा है उसको वो सजा जो है वो मिल जाए कि आपने ये काम परफॉर्म किया, ठीक है। जैसा अभी जो है ना, आपने सुना होगा एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, ठीक है। उस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर ये कर दिया कि जो एडल्ट किसी माइनर की शादी करवाएगा तो उसको सजा हो सकती है, ठीक। तो इस तरह से सजाएं डिफाइंड होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्टेटस ऑफेंस की सजा जो है, रनिंग फ्रॉम होम की पनिशमेंट होती है, नहीं रनिंग फ्रॉम होम की कोई पनिशमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब उसकी पनिशमेंट कोई फॉर्मल पनिशमेंट नहीं होगी, उसकी पनिशमेंट ये हो सकती है कि पेरेंट्स उसको मतलब जिससा होता है ना कि आप उसको डांटते हैं, आप उसको समहाउ मतलब कोई इस तरह की जो पेरेंट्स की तरफ से हो जाता है ना कि आप डांटते हैं, हमारे यहाँ तो मार भी लेते हैं ना, तो वो भी एक तरह से उसमें कैटेगरी में फॉल कर जाएगी उसकी पनिशमेंट में। उसके अलावा आप उसको कोई जैसा अक्सर एक होता है कि अंडरग्राउंड कर दिया, बाहर निकलने से मना कर दिया है, उसको गेम खेलने से मना कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना एक फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट होती हैं, दो दीज आर नॉट फॉर्मल पनिशमेंट, जो कि लॉ की लीगल पनिशमेंट होती है ना, उस तरह से नहीं होती। अच्छा जी, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी क्या होती हैं कि पीयर प्रेशर होता है नॉर्मली, क्यों कंडक्ट करते हैं ये जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी के, पीयर्स उनके क्रिमिनल होते हैं। पीयर्स का मतलब बार बार मैंने बताया कि जो आपका सोशल सर्कल होता है, जो आपके इक्वल स्टेटस के लोग होते हैं, जो आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके मोहल्ले के फ्रेंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड पीयर्स, ठीक है, जो आपके सेम सोशल स्टेटस के होते हैं। मतलब सोशल स्टेटस चेंज भी हो सकता है, लेकिन जिनके साथ आप उठते बैठते। और फिर उसके बाद जो है ना, लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस की वजह से जुवेनाइल डिलिक्वेंसी हो सकती है। साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती हैं आपको, जैसा हमने बताया ना, वो पढ़ा साइको एनालिटिकल थ्योरी, कि वो साइकोपैथ बन जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से भी होती है। मीडिया एक्सपोजर, ठीक है, मीडिया एक्सपोजर की वजह से वो वायलेंस सीख जाते हैं, ठीक है, दे लर्न फ्रॉम द वायलेंट बिहेवियर, और वो देखते हैं मीडिया के अंदर उसको किस तरह से एक्लेम किया जा रहा है, उसको किस तरह से रिकग्नाइज किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो दे डेवलप एन इमेजिनरी वर्ल्ड इन देयर माइंड, और उस वजह से वो भी थोड़ा सा वॉयलेंट हो जाते हैं। आपने अपने भी आसपास बच्चे देखे होंगे कि दे ट्रीट देमसेल्व्स एज डॉन्स, के जी मैं ये हूं तो मैं वो हूं, वो किसी मूवी का कोई डायलॉग कर रहे होंगे, वो ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिकॉज दे आर चिल्ड्रन, दे डेवलप दीज थिंग्स फ्रॉम मीडिया एक्सपोजर। और इनसिक्योरिटीज भी होती हैं अक्सर, कि वो ट्रॉमा की वजह से अपना, और इनसिक्योरिटीज की वजह से भी जो है ना वो रिएक्ट करते हैं। जैसा एनिमल्स की ट्रेट के अंदर एक चीज ये भी होती है ना कि वो आपके ऊपर अटैक तब करते हैं जब वो इनसिक्योर फील करते हैं, तो इसी तरह से ह्यूमन ट्रेट्स के अंदर भी ये होता है कि व्हेन यू फील इनसिक्योर, तो वो आप प्रीएम्प्ट कर जाते हैं, आप पहले ही उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें रॉबर्ट एग्न्यूज जनरल थ्योरी आती है सुपर ट्रेड्स थी, ठीक। In the super trades theory, Agnew identified 5 life domains that contains possible crime generating factors, ठीक है।
वो कहता है कि जी 5 चीजें ऐसी हैं जो कि क्राइम जनरेट करती हैं। क्या? एक वो कहता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि हर बंदे की पर्सनैलिटी चेंज होती है, तो इस वजह से जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी होती है उसी तरह से वो रिएक्ट। ठीक है। मोस्टली पेरेंट्स वजह होते हैं बच्चों को खुद से अटैच नहीं करते जी। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, पर्सनैलिटी के साथ साथ क्या होता है? आपकी फैमिली। अब फैमिली इज द क्राइम जनरेटिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइम जनरेटिंग फैक्टर। कि आपकी अटैचमेंट नहीं है फैमिली से, फैमिली आपकी खुद क्रिमिनल है, फैमिली जो है आपकी ब्रोकन है। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है? फिर स्कूल। स्कूल आपका ऐसा है कि आपके स्कूल के अंदर वायलेंस को मतलब उस तरह से पनिश नहीं किया जाता, या फिर उसको जो है ना उसके अंदर वो जो सारे लोग हैं वो के क्राइम को बस इट इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल लाइफ कंसिडर करते हैं। ठीक है। अच्छे स्कूलिंग नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है आप। और फिर उसके बाद पीयर्स आपके। ठीक है। पीयर प्रेशर, पीयर्स जो आपके अगर क्रिमिनल इन नेचर होते हैं, अगर आपके जो दोस्त होते हैं, a friend is a person is known by the company he keeps, ठीक, is always known by the company he keeps। तो वो होता है ये जो कंपनी है, दैट आर पीएस। और फिर वर्क। कि वर्क भी आपका क्राइम, वर्क के अंदर आपकी अगर जो है ना इनइक्वालिटीज हैं, वॉयलेंट लोग शामिल हैं उसके अंदर, उसके अंदर जो है ना इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हैं। ठीक है। जेलसीज हैं। फिर उसके अंदर आपस में आपकी जो है वो एक टसल एग्जिस्ट करती है, ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है, पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। तो उससे क्या होता है? आपके अंदर एक स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है, आपके अंदर थोड़ा सा वॉयलेंट एग्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है, जिसके बाद जिसको एग्न्यू कंसिडर करता है कि इट इज ऑल्सो अ क्राइम जनरेटिंग फैक्टर। Agnew identifies the latent traits of low self-control and irritability as super traits। ठीक है। कि आपका जो लो सेल्फ कंट्रोल होना और इरिटेबिलिटी, की आप जल्दी, वो जो एक इम्पल्सिव नेचर होती है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं आप, उसे इरिटेबिलिटी कहते हैं। तो दीज आर कंसिडर्ड एज सुपर ट्रेट्स, जो कि जिन लोगों में होती हैं सुपर ट्रेट्स, तो वो बहुत ज्यादा क्रिमिनल इन नेचर। The neurological and endocrine changes during adolescence temporarily increases irritability, low self-control among adolescents who limit their offending to that period, while for those who continue to offend, irritability and low self-control is a stable characteristic। ठीक है। कि अडोलेसेंट्स के अंदर नॉर्मली वो कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, एंडोक्राइनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इस वजह से उनके अंदर लो सेल्फ कंट्रोल और इरिटेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है जी। ये 5 चीजें से बता दी, फैमिली, स्कूल, पीयर्स, वर्क। ठीक है। और आपकी पर्सनैलिटी। ये सारी चीजें मिलके आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करती हैं। और अगर ये अच्छी नहीं है तो आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर सुपर ट्रेट्स पाई जाएगी, जो कि लो सेल्फ कंट्रोल और इरिटेबिलिटी आपकी पर्सनैलिटी में एग्जिस्ट करेगी, जो कि एज अ रिजल्ट क्या करेगी? डिलिंक्वेंसी और क्राइम जनरेट। ठीक है। ये इस तरह से बनाए, ये अपनी आपने पेपर्स में बनानी है इस तरह की चीजें। ये चीजें बड़ी आपकी हेल्पफुल होती हैं और बड़ा एग्जामिनर जो है वो पसंद करता है। Causes of juvenile delinquency. There are different delinquency that includes child's own personality characteristics or behavior pattern, aggression, restlessness, concentration problem। ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज। ये और उसने कहा जी कि ये कॉजेज ऑफ डिलिंक्वेंसी क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबल। इसके साथ आप बहुत चीजें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये तो होती हैं। अच्छा जी, आप लोग थक गए हैं जी, डाइजेस्ट नहीं हो यस रहा। सर। अच्छा, वैसे भी टाइम भी हमारा ओवर हो चुका है, 8 बज चुके हैं, मैंने टाइम ही नहीं देखा। सब एक साथ से जी, बिल्कुल सब सचरेट। वैसे तो ये आसान टॉपिक है, बस हम इसको वैसे भी, अब क्लास का वैसे ही टाइम ओवर हो गया, मैंने तो देखा ही नहीं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अभी तो रेस्ट करें, इजी हो जाए, रिलैक्स हो थोड़ा सा। ठीक है। और कल जो है सुबह उठ के आप इसको हल्का सा पढ़ लें।
और मैं कोई एक दो सवाल ज्यादा नहीं भेजूंगा, सिर्फ एक दो सवाल भेजूंगा आपको थेरेटिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर वो आप पढ़ सकते हो, सॉरी, उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके उसके ऊपर जो है ना ओपिनियन लें। ठीक है, और अभी चलें, अपना ख्याल रखें, रेस्ट करें, इंशाल्लाह जो है वो कल मुलाकात। स्लाइड्स जी मैं शेयर कर दूंगा सर, टास्क और साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा।